हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जैस्मिन एंड आई होप आपकी एग्जाम प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी और मेरी ऑडिट रिवीजन वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं लेके आई हूँ आपके लिए आज SC 240 की रिवीजन, दैट इज ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फ्रॉड का क्या मीनिंग होता है? कोई भी ऐसा इंटेंशनल एक्ट जिसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, TCWG इन्वॉल्व होते हैं या फिर एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं और वो यूज करते हैं डिसेप्टिव टेक्निक्स का, स्कीम्स का, ताकि उन्हें अनजस्ट या इलीगल एडवांटेजेस ऑब्टेन हो पाए। तो जो ऑडिटर होता है उसका क्या कंसर्न होता है? वो मेनली कंसर्न करता है कि जो रेलिवेंट होते हैं उसके ऑडिट के लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो इंटेंशनल होते हैं उसके ऊपर ऑडिटर का मेन फोकस होता है। तो जो ये दो टाइप के होते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, और यही हमारे दो पॉसिबल सोर्सेज है मटेरियल मिसस्टेटमेंट की। तो सबसे पहले है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द सेकंड वन इज मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। तो इसमें जो मैनेजमेंट है वो क्या करेगी? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैनेजमेंट मैनिपुलेट करेगी, फॉल्सिफाई करेगी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। अनइंटेंशनली वो मतलब इंटेंशनल ओमिशंस करेगी कुछ चीजों का, जो भी उसको लगता है कि ये फैक्ट्स छुपा के रखने चाहिए, या अपने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको सही तरीके से अप्लाई ना करना, प्रॉपर शेड्यूल्स फॉलो ना करना, रिक्वायरमेंट लीगल रिक्वायरमेंट ना फॉलो करना, इन सब चीजों का ये एंटिटी करेगी कैसे? फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज पास करना और इनअप्रोप्रिएट एजम्पशंस लगाना, या कुछ ऐसी इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस जो अक्कर होती हैं उनको डिले करना, या उनको ओमिट कर देना, भूल जाना, या उनको एडवांस में रिकॉर्डिंग कर देना। फिर कुछ फैक्ट्स को छुपाना, या ऐसी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस में एंटर कर जाती है कई बार एंटिटी, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा रिफ्लेक्ट कर पाए, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जस्टिफाई कर पाए। ऐसी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस में वो चली जाती है और ऑल्टर करना रिकॉर्ड्स को। तो ये पॉइंट्स हमने देखे थे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, जिसमें एंटिटी मैन्युपुलेट करती है, इंटेंशनली वो गलत एप्लीकेशन करती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का और ओमिट करती है। ये काम कैसे करेगी? फेक एंट्रीज डाल के, गलत एजम्पशंस लगा के, इवेंट्स की जो भी ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड ना करना टाइमलीनेस पे, कुछ फैक्ट्स को छुपाना, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में एंटर करना, या फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ऑल्टर करना। नेक्स्ट अब हम कवर करेंगे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स को। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स के नाम से क्लियर है कि असेट्स के साथ कोई छेड़खानी करना, जैसे कि जो एम्बेजल करना रिसीट्स को, जो जिस बंदे के पास कस्टडी होती है, मतलब जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज की, रिसीट्स रिसीव करने की, वो ही इसमें इन्वॉल्व होना, जैसे टीमिंग लीडिंग हम कह सकते हैं। फिजिकल एसेट्स या इंटेलेक्चुअल एसेट्स की चोरी करना, एंटिटी को एक ऐसी सिचुएशन में मतलब ऐसा कॉज करना कि वो पे तो कर रही है पर अभी गुड्स रिसीव होने का कुछ अता पता ही नहीं है, रिसीव ही नहीं हुए, या फिर एंटिटी की एसेट्स को पर्सनल यूज के लिए यूज करना। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, और साथ के साथ इसके ऊपर क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड के नाम से भी बन जाता है। इसके लिए निमोनिक है PRI के फ्रॉड। PRI के फ्रॉड आई से हम देखते हैं जैसे इंसेंटिव या प्रेशर टू कमिट द फ्रॉड। अब जो मैनेजमेंट है उसके पास कई बार ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट्स होते हैं जिसको अचीव कर अनरियलिस्टिक टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो गलत मेजर्स यूज करते हैं, या फिर उनके ऊपर कोई फैमिली उसके पर्सनल प्रेशर्स, फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं जिसकी वजह से वो चोरी करते हैं, या ऐसी अपॉर्चुनिटीज को उनको मिल जाते हैं, जैसे लूप होल्स उनको मिल जाते हैं, लूप होल्स इन इंटरनल कंट्रोल मिल जाते हैं, जैसे जिसकी वजह से उनको एक मौका मिल जाता है कि हम यहाँ पे चोरी करें या गड़बड़ करें, या जैसे जहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज प्रॉपरली नहीं है, या जो हाई वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज हैं उनको इजीली चुरा सकते हैं। कुछ ऐसे लूप होल्स हैं हमारे इंटरनल कंट्रोल में, या रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट, अपने एक्ट को वो प्रूव करें। जैसे यहाँ पे दो लोग मेनली कवर किए गए हैं जिन लोगों का तो एटीट्यूड ही ऐसा है कि वो कहते हैं कि हमारा जो एथिकल वैल्यूज है हमें अलाउ करती है डिसऑनेस्टी परफॉर्म करने के लिए, और दूसरे आते हैं जो ऑनेस्ट लोग होते हैं। अब ऑनेस्ट लोग भी ऐसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं कि वो कुछ भी उनके ऊपर एक ऐसा प्रेशर आ जाता है, जैसे हम यहाँ पे लगा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि रिश्वत देनी पड़ती ही है लोगों को, क्योंकि अब एनवायरमेंट ही ऐसा है बन गया है कि अगर वो ना देंगे तो उनका काम ही नहीं होगा, कि कई केसेस में उनके ऊपर माहौल के साथ उनको भी वैसा जो भी डिसऑनेस्टी परफॉर्म करनी पड़ती है। तो ये थे हमारे PRI के फ्रॉड, दैट इज फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर के। मेन ऑब्जेक्टिव तो ऑडिटर का यही है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई असेस करना, कि अगर वो फ्रॉड की वजह से हुई हो, ड्यू टू
फ्रॉड, ऑब्टेन करना सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और रिस्पॉन्ड करना एप्रोप्रिएटली टू द फ्रॉड्स। तो ये है ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे कि अब जो मेनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रॉड को डिटेक्ट करने की, प्रिवेंशन करने की फ्रॉड से, वो होती है टीसीडब्ल्यूजी की और मैनेजमेंट की। और इसके लिए वो क्या करेंगे, वो कमिट हो करेंगे अपने आप को, यानी कमिटमेंट देंगे कि हम ऐसा एक कल्चर ऑफ ऑनेस्टी हम बना के रखेंगे हमारी एंटिटी में, और एथिकल बिहेवियर इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे एम्प्लॉयज के एम्प्लॉयज को। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम रिस्क एसोसिएटेड फॉर नॉन डिटेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब अगर ऑडिटर 100% प्रोसीजर भी लगा लेना तो फिर भी कुछ ना कुछ चांसेस तो ऐसे रहेंगे कि वो जो नॉन मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये होता है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की वजह से, कि ऑडिटर के ऊपर कुछ अनड्यू प्रेशर्स होते हैं कि उसको इतने टाइम में खत्म करनी पड़ती है, या फिर मैनेजमेंट ने जहाँ के जजमेंट्स लगा रखी हैं, या फिर ऑडिटर जो है उसको देखना पड़ता है कि इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रही मैनेजमेंट उसे, उस केसेस में वो नॉन डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। या फिर जहां पे मटेरियल मिसमेंट फ्रॉड की वजह से है, वो कंपैरेटिवली एरर से ज्यादा डिफिकल्ट है, उसका चांसेस होना नॉन डिटेक्शन की उसके ज्यादा चांसेस है, क्योंकि उसमें सोफिस्टिकेटेड और केयरफुली ऐसी ऑर्गेनाइज स्कीम्स होती हैं ताकि उन चीजों को छुपाए, जैसे फॉर्जरी वगैरह करना, जैसे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या किसी भी इन चीजों के साथ छेड़खानी करना। और जहां पे मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है उसको डिटेक्ट करना ऑडिटर के लिए भी बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू एम्प्लॉय ने जो फ्रॉड्स किए होते हैं। अब आगे हम देखते हैं ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है रिगार्डिंग प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। अब ऑडिटर को मेनली तो उसका यही ऑब्जेक्टिव और उसकी ड्यूटी है कि उसे रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड या एरर। उसको रीजनेबल एश्योरेंस लेने के दौरान उसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ेगा थ्रू आउट द ऑडिट, जो ये हमने देखा था ऐसे 200 में भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। नेक्स्ट अब उसे क्या करना होगा कि मैंने ऑडिटर को रिकॉग्नाइज करनी ही होगी ऐसी पॉसिबिलिटी मटेरियल मिसस्टेटमेंट की जो ड्यू टू फ्रॉड। उसे ये नहीं सोचना होगा यहाँ पे कि हाँ नहीं मेरा इस एंटिटी के साथ तो पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, ये तो ऑनेस्ट लोग हैं या इनकी इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट बहुत हाई है, उस चीज को साइड पे रखते हुए उसे रिकॉग्नाइज करनी होगी कोई भी पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और अगर कोई भी डाउट अराइज नहीं होता ना, अनलेस कोई डाउट अराइज हो, उसे एंटिटी के रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को इन अ जेन्युइन नेचर एक्सेप्ट करने होंगे। नेक्स्ट अब ऑडिटर को क्या उसको मतलब डाउटफुल नेचर में ला सकते हैं, डाउटफुल सिचुएशन में ला सकते हैं, दैट इज अगर कोई उसे डॉक्यूमेंट्स के साथ रिकॉर्ड्स के साथ कुछ मॉडिफिकेशन मिलती है या कुछ उसे ऑथेंटिक बेस उसे यानी जिस पे एंटिटी ने assumption लगा रखे हैं, बेस जो भी लगा रखे हैं वो अनऑथेंटिक लगते हैं, तो इन्वेस्टिगेट करेगा वो फर्दर। अगर जो और उनसे जैसे पूछताछ करना, वेरियस सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेना, और अगर उसको मैनेजमेंट के या टीसी मैनेजमेंट से जैसे उसने कोई भी बातचीत की या टीसीडब्ल्यूजी से वो डिस्कशंस करता होता है, कम्युनिकेशंस करता होता है, वो उसे इनकंसिस्टेंट लग रहे हैं एज पर द रिकॉर्ड या उनकी बातें सही नहीं लगी, तो उनकी इनकंसिस्टेंसीज को भी वो इन्वेस्टिगेट करेगा फर्दर। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि प्रोसीजर, अब ऑडिटर ये सारे काम करेगा कैसे। ऑडिटर प्रोसीजर लगाएगा। अब देखो अब ऑडिटर को सिर्फ अभी इंडिकेशन थी, सिर्फ अभी मतलब सस्पेक्टेड फ्रॉड होने के चांसेस, इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड थी अभी, तो वो डिटरमाइन करेगा कि सच में फ्रॉड है या नहीं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो रही है या नहीं, तो वो डिटरमाइन करेगा। उसके बाद अब वो कंसीडर करेगा वेदर आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट मे बी इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड और नॉट। अगर अब जैसे कोई उसे मिसस्टेटमेंट मिलती है तो वो देखेगा क्या ये फ्रॉड की वजह से हुई है, इज इट अ इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड। उसके बाद वो देखेगा कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, इस फ्रॉड के इम्प्लीकेशंस क्या हैं अदर ऑडिट एरियाज में, अदर एरियाज ऑफ ऑडिट में क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं। उसके बाद वो देखेगा कि मेनली उसको देखने पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट है उसको उसकी जो रिप्रेजेंटेशन जो उन्होंने दी थी उस पे उसे अब शक होगा, क्योंकि मेनली उसने जो भी मैनेजमेंट की बातें थी यानी उसकी इंटीग्रिटी पे शक हो जाएगा। तो कई बार ऐसे सिचुएशन में ऑडिटर फर्दर ऑडिट परफॉर्म भी नहीं कर पाता। यानी इसमें वो सबसे पहले देखेगा कि मिसस्टेटमेंट अगर उसे कोई मिलती है, आइडेंटिफाई होती है, तो वो देखेगा कहीं ये इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड तो नहीं है। वो देखने के बाद देखेगा कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है अदर एरियाज ऑफ ऑडिट के ऊपर, एंड देन देखेगा साथ में कि मैनेजमेंट ने जो रिप्रेजेंटेशन दी थी कहीं वो भी मतलब बेसलेस हो, कहीं वो भी गलत हो और इसकी वजह से उसे इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट पे डाउट हो।
अब ऑडिटर देखेगा कि उसे किन किन लोगों को कम्युनिकेट करने की जरूरत है जब उसे फ्रॉड मिलते हैं या फिर इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड होते हैं, तो वो टीसीडब्ल्यूजी को और मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा, और जहां पे कहीं रिक्वायर्ड है उसे लीगल रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर, तो रेगुलेटरी एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को भी वो ये कम्युनिकेट कर देगा। अब जिस केस में ऑडिटर अनेबल टू कंप्लीट द ऑडिट एंगेजमेंट है, अपनी अपनी जो ये अनेबलनेस है उसको वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा अपनी ऑडिट, तो उस केस में ऑडिटर ये देखेगा कि मेरे ऊपर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है रिगार्डिंग माय रिपोर्टिंग, मुझे किन किन लोगों को रिपोर्ट करना पड़ता है। एक तो उनको जिसने मुझे अपॉइंट किया था, रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है जिनकी वजह से प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, ये सब देखने के बाद अब ऑडिटर देखेगा कि मैं अगर अनेबल हूं तो क्या मैं वेदर इट इज पॉसिबल कि मैं विड्रॉ कर लूं अपनी स्टेटमेंट से, अपनी ऑडिट एंगेजमेंट से। अगर ऑडिटर विड्रॉ कर लेता है अगर ऑडिटर विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट, तो वो डिस्कस करेगा टीसीडब्ल्यूजी के साथ और मैनेजमेंट के साथ विद द रीजंस, यानी उन्हें इन्फॉर्म करेगा और रीजंस के साथ बताएगा। और जिस केस में जैसे जिन लोगों ने ऑडिटर को अपॉइंट किया था उनको भी बताएगा, और अगर कोई प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर, तो उस केस में वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी बताएगा अपने विड्रॉल के बारे में, और अपने ये रीजंस बताएगा कि मैं क्यों विड्रॉ कर रहा हूँ हमारी ऑडिट एंगेजमेंट से। देन हम देखेंगे मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। मैनेजमेंट को ऑडिटर को मतलब कि एक्नॉलेज करना होता है कि जो इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बनाने की वो हमारी है, वो डीओटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। डी स्टैंड फॉर डिजाइन किया है हमने इंटरनल कंट्रोल, ओ स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, एंड टी स्टैंड फॉर थ्रू आउट द ईयर, यानी डीओटी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं मैनेजमेंट कि हमारे जो भी हम सिस्टम लगा रहे हैं वो प्रिवेंट एंड कंट्रोल करेगी कोई भी मिसस्टेटमेंट को। नेक्स्ट ऑडिट ये जो मैनेजमेंट है वो उसको रिप्रेजेंट करेगी कि मैं हमें जो भी हमने फ्रॉड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स वगैरह लगाए थे, हमने वो डिस्क्लोज कर दिया, उसके रिजल्ट्स को हमने डिस्क्लोज कर दिया है। देन वो देखेंगे कि अगर अगर मैनेजमेंट मैनेजमेंट के नॉलेज में या फिर कोई फ्रॉड था या फिर सिर्फ सस्पिशन ऑफ फ्रॉड था जो कि अफेक्ट करता था एंटिटी को, जिसमें इन्वॉल्व थे मैनेजमेंट या की रोल पे जो एम्प्लॉइज होते हैं, या अदर फ्रॉड जहां पे मटेरियल में स्टेटमेंट होने का खतरा था, उन्होंने वो सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया है ऑडिटर को। देन एट लास्ट हम देखेंगे कि डिस्क्लोज कर दिया उन्होंने वो नॉलेज, एलिगेशन ऑफ फ्रॉड के बारे में भी उन्होंने ऑडिटर को इन्फॉर्म कर दिया है। लास्ट में हम देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर। इसमें जैसे स्पेसिफिकली है जो भी ऐसे 315 के अकॉर्डिंग, यानी अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी और उसका एनवायरनमेंट समझने के ऊपर जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उन सबको डॉक्यूमेंटेशन करेगा ऑडिटर। जो भी उसे रिस्पॉन्सेज मिले टू द असेस्ड रिस्क उनका डॉक्यूमेंटेशन करेगा, जो उसने कम्युनिकेशन की थी मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ उसका, और रीजन जो उसने नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिजम्पशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इसके भी उसको रीजन मैनेजमेंट को अपने जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में उसको प्रोवाइड करने होंगे। तो ये था ऐसे 240 फ्रॉड के रिगार्डिंग। सबसे पहले हमने फ्रॉड का मीनिंग देखा था। देन हमने देखा कि जो फ्रॉड है वो मेनली दो पॉसिबल सोर्सेज ऑफ मिस मटेरियल मिसस्टेटमेंट होते हैं उसमें, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द सेकंड वन इज मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। अब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मेनली मैनेजमेंट जो है वो अकाउंटिंग जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको मैनिपुलेट करती है, उनमें मिस एप्रोप्रिएशन में वो एम्बेजलमेंट करती है रिसीट्स के, और फिर जो भी पर्सनल यूज करती है हमारी एंटिटी के असेट्स का, ये सब पॉइंट हमने देखे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फ्रॉड रिस्क फैक्टर, जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्टर्स भी बोलते हैं। उसके लिए हमने निमोनिक देखा था पीआरआई, पी स्टैंड फॉर परसीव्ड अपॉर्चुनिटी, जो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसकी वजह से वो चोरी करते हैं, इंटरनल कंट्रोल में लूपहोल्स मिलते हैं। देन हमने देखा आर से कि कोई ऐसा वो रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट, वो अपने आप को सही प्रूव कर रहे हैं। एंड एट लास्ट हमने देखा था कि इंसेंटिव अगर कोई मिल रहा है उन्हें, या फिर कोई प्रेशर क्रिएट हो रहा है जैसे अनरियलिस्टिक टारगेट्स का। उसके बाद हमने देखा कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं रिगार्डिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के, रिगार्डिंग वो क्या कमिटमेंट्स लेते हैं। फिर हमने देखी थी कि ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं, कि वो रिगार्डिंग द की फ्रॉड के रिगार्डिंग उसकी क्या ड्यूटीज बनती हैं। तो उसको बस वही प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना पड़ता है, रीजनेबल एश्योरेंस लेना पड़ता है, वो क्या प्रोसीजर्स लगा के डिटरमाइन करेगा कि सच में फ्रॉड हुआ है या नहीं, और वो देखेगा कि जो मिस स्टेटमेंट हो रही है कहीं वो इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड तो नहीं, अगर है तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस है अदर एरियाज ऑफ ऑडिट में भी, और देखेगा कि अब मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस की रिलायबिलिटी पे भी उसे शक होने लगेगा। फिर इसी के साथ हमने स्टार्ट किया कि
उसे ये सब बातें किसे कम्युनिकेट करनी होंगी? वो कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी के साथ, मैनेजमेंट के साथ, एज पर द जो भी स्टैंडर्ड्स है उनके अकॉर्डिंग, कि जो भी उसे कोई फ्रॉड्स या फिर इंडिकेशंस ऑफ फ्रॉड मिले तो उन सबको वो कम्युनिकेट करेगा। और सेकेंडली, जहाँ पे कोई उसके ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो कम्युनिकेट करेगा रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। देन हमने देखा कि जो ऑडिटर है उसको कई बार ऐसा होता है कि अब वो अनेबल टू परफॉर्म द ऑडिट है, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, वो एंगेजमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो सबसे पहले वो देखेगा कि मुझे किन किन लोगों को रिपोर्ट करने की नीड है। देन वो देखेगा कि मैं रिपोर्टिंग तो कर दूंगा, लेकिन रिपोर्टिंग के साथ अगर मैं पॉसिबिलिटी है कि मैं एंगेजमेंट से ही विड्रॉ कर लूं, तो उसकी पॉसिबिलिटी, अगर वो विड्रॉ कर लेता है तो विद रीजन उसे मैनेजमेंट को और सबको इन्फॉर्म करना पड़ता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी और जिसने उसको अपॉइंट किया उसको भी। एट लास्ट हमने देखा कि मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं, वो क्या क्या ड्यूटीज अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं, जो उन्होंने फ्रॉड रिस्क असेसमेंट को जो उन्होंने प्रोसीजर्स लगाए, तो उसके जो भी रिजल्ट आते हैं वो उन्होंने डिस्क्लोज कर दिए, या उनकी नॉलेज में कोई फ्रॉड है वो डिस्क्लोज कर दिए, या कोई एलिगेशन ऑफ फ्रॉड है वो भी उन्होंने डिस्क्लोज कर दिए। देन हमने देखा डॉक्यूमेंटेशन। तो ये था हमारा SC240। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंडर्ड से, दैट इज SC250, कंसीडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इस स्टैंडर्ड में हम कवर करेंगे कि लॉज एंड रेगुलेशंस जो भी एक एंटिटी के ऊपर लगते हैं तो उसमें मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके साथ कंप्लाई करने के लिए ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फिर ऑडिटर की क्या कंसिडरेशंस हैं कंप्लायंसेस को लेके, और नॉन कंप्लायंस अगर उसे आइडेंटिफाई होता है या वो सस्पेक्ट करता है तो उसके रिगार्डिंग ऑडिटर के क्या स्टेप्स होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे। देन हम देखेंगे कि ऑडिटर की क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज इंडिकेटर्स देखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, दैट इज मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी विद कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन, और जिसकी ओवरसाइट करने की ड्यूटी होती है टीसीडब्ल्यूजी की, क्योंकि मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कंप्लायंस करना। ऑडिटर सिर्फ चेक करेगा कंप्लायंस के लिए प्रोसीजर्स वगैरह और लगा के, और नॉन कंप्लायंस के लिए वो देखेगा जो भी अगर मटेरियल है या नहीं। ऑडिटर इज मतलब उसके ऊपर, ऑडिटर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसे कुछ प्रिवेंट करना है लॉज एंड रेगुलेशन में के नॉन कंप्लायंसेस को, ना वो उसको बिल्कुल जीरो कर सकता नॉन कंप्लायंसेस को। तो चलिए देखते हैं हम ये इसमें मैनेजमेंट को क्या देखना पड़ेगा। इसमें मैनेजमेंट की जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैनेजमेंट देखेगा कि हमारे ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट्स कौन सी लगती हैं, फिर वो क्या और वो जो रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लगाए हैं वो डिजाइन हो गए हैं या नहीं, और इफेक्टिवली यानी ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं, फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डीओटी हो गया या नहीं, यानी डिजाइन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द पीरियड हो गया या नहीं। फिर नेक्स्ट हम जो 3 पॉइंट्स देखेंगे, दैट आर इन कंडक्ट ऑफ द इन रिलेशन टू द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप करना, मैनेजमेंट ने डेवलप करना है। देन को इंश्योर करेगा कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो ट्रेंड हैं और वो अंडरस्टैंड करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट को, और फिर वो देखेगा कि कोड ऑफ कंडक्ट का हमारा एंटिटी में कंप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर नहीं कंप्लाई हो रहा तो वो नेसेसरी एक्शन लेगा, अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा उन एम्प्लॉइज के खिलाफ जो फेल किए थे इसको कंप्लाई करने में। देन अब ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट देखेगा कि अगर जैसे किन्हीं केसेस में उसे रिक्वायरमेंट्स पता नहीं लग रहा आ रही, तो लीगल एडवाइजर से वो एडवाइस ले लेगा और एक रजिस्टर बना के रखेगा सिग्निफिकेंट जो उसके ऊपर लॉज एंड रेगुलेशन लगते हैं और आगे जैसे फ्यूचर में लगेंगे तो और उसके कंप्लाइंसेस के ऊपर के रिगार्डिंग वो एक रजिस्टर बना के रख लेगा। देन हम देखेंगे कि अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन रिलेशन टू कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। देखो अब जो ये स्टैंडर्ड है ना, इसने ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दो पार्ट्स में बांट दिया है। पहले तो जो ऐसे लॉज एंड रेगुलेशंस जिनके प्रोविजंस ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट्स या डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनका उसके ऊपर उसका डायरेक्ट इफेक्ट है, जैसे कोई टैक्स लॉज हो गए या लेबर लॉज हो गए, उस जहां पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है, तो उस केस में तो ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा उनकी कंप्लायंसेस के रिगार्डिंग। यानी हमारे जो जो जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो कंप्लाई कर रहा है एंटिटी उसके साथ, तो इसके रिगार्डिंग ऑडिटर को
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। अब जो अब जो ऐसे लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जिनका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है डिटर्मिनेशन के ऊपर, मटेरियल अमाउंट्स के ऊपर और डिस्क्लोजर्स के ऊपर, तो उसके रिगार्डिंग ऑडिटर को बट कंप्लायंस अगर उनका अगर करेंगे मैनेजमेंट, तो वो फंडामेंटल टू द ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा नॉन कंप्लायंस होते हैं, नॉन कंप्लायंसेस अगर कोई आइडेंटिफाई करता है ऑडिटर, तो वो देखेगा कि उसके वो मटीरियलिटी देखेगा ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देन अब हम देखेंगे कि जिस केस में ऑडिटर को कोई ऐसी कंसिडरेशन लेनी होती है कि कंप्लायंस जब वो चेक करता है लॉज एंड रेगुलेशंस का, तो ऑडिटर क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करेगा। सबसे पहला काम तो वो खुद भी देखेगा कि मैनेजमेंट जो है, हमारी जो एंटिटी है, एंटिटी का और इंडस्ट्री का क्या लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अप्लाई होता है इनके ऊपर, एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग वो ले लेगा। और एंटिटी कैसे, हाउ एंटिटी इज कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्क, एंटिटी कैसे कंप्लाई कर रही है उस फ्रेमवर्क के साथ। देन हम देखेंगे देन हम देखेंगे कि ऑडिटर को कंप्लायंस के रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ते हैं। ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा वो उन केसेस में जहां पे उसे नॉन कंप्लायंसेस मिलते हैं। ऑडिटर प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंसेस दैट में हैव मटेरियल इफेक्ट हो सकता है, वो कैसे पता लगाएगा। हमारी जो भी मैनेजमेंट है उनके साथ इंक्वायरी करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस में चीजें को, कॉरेस्पॉन्डेंस में कैसे, जो भी आपकी लीगल अथॉरिटी है कोई या फिर लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उनसे बात करके, उनसे इंक्वायरी करके, और पूरी ऑडिट के दौरान वो अलर्ट रहेगा कि कहीं कोई ऐसा उसको नॉन कंप्लायंस ना मिल जाए। और लास्ट में उसको डब्ल्यू आर ऑब्टेन करना पड़ेगा मैनेजमेंट से कि हाँ, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिए हैं ऑडिटर को सारे जो भी उनके नॉन कंप्लायंसेस थे, वो सब वो उसको ऑडिटर को वो बता चुके हैं। अब हम इस स्टैंडर्ड में देखेंगे कि ऑडिटर क्या प्रोसीजर लगाएगा जब उसे नॉन कंप्लायंसेस आइडेंटिफाई होते हैं या सस्पेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा नेचर ऑफ द एक्ट क्या रही है और किन सर्कमस्टांसेस में ये नॉन कंप्लायंस हुआ है। देन वो फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा और इवेल्युएट करेगा इस नॉन कंप्लायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इफेक्ट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर इफेक्ट करेगी और मटीरियल इफेक्ट करेगी तो ही ये ऑडिटर के लिए रेलिवेंट है ये मटीरियल। देन हम देखेंगे कि ऑडिटर को सिर्फ सस्पेक्शन हो रही है नॉन कंप्लायंस के रिगार्डिंग, तो वो मैटर डिस्कस करेगा मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ। अगर वो उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो कंसीडर करेगा कि मुझे लीगल एडवाइस ले लेनी चाहिए या नहीं। और अगर कुछ जैसे इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो ऑडिटर अपना ऑडिट ओपिनियन पे इस सब चीजों का इफेक्ट करेगा, क्योंकि उसका ओपिनियन बेस होता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के ऊपर, यही यहाँ पे नॉट एबल टू ऑब्टेन है। तो फिर ऑडिटर ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहा, तो अपने ओपिनियन पे उसको इस चीज का इफेक्ट देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिकेटर्स फॉर वेरीफाइंग कंप्लायंस क्या है, कि किन रीजंस की वजह से हमें पता चलेगा कि कंप्लायंस हो रहा है या नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, देखेगा कि अगर एंटिटी बहुत ज्यादा फाइन पेमेंट्स वगैरह कर रही है, एडिशनल पेनल्टीज टैक्सेस वगैरह पे कर रही है, तो यानी अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई थी, इन्होंने कंप्लाइन नहीं किया था, तो ये तभी ये सारी पेमेंट्स उसको पे करनी पड़ रही है। पेमेंट फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विसेज, मतलब कुछ भी ऐसा हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ उस सर्विसेज को लेके जिसकी हम सर्विस ले रहे हैं, जैसे कोई एम्प्लॉइज है या ये रिलेटेड पार्टी को लोन दे देना या कुछ गवर्नमेंट वगैरह को, ये मेनली होता है जब हम ब्राइब देते हैं, रिश्वत के केस में जब हम ब्राइब दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं ताकि हमें मतलब किसी केस से छुटकारा मिल जाए या कुछ भी ऐसा। अगर एक्सेसिव सेल्स कमीशन या एजेंट फीस चार्ज करें, जो हमारे परचेज प्राइसेस है वो हाई है या लो है देन द मार्केट प्राइस। देन वो देखेगा कहीं वो अनयूजुअल पेमेंट्स तो नहीं कर रहे लीगल और रिटेनरशिप फीस को, मतलब ये सारी पेमेंट्स सारी ये इंडिकेट करती हैं कि जो कंप्लायंस हो ही नहीं पा रहा हमारे लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ। फिर वो देखेगा अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कंपनी जो टैक्स हेवन में रजिस्टर्ड है, जैसे कि एससीजेड कंपनीज जो टैक्स हेवन में रजिस्टर है, उनके साथ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। पेमेंट्स विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन, पेमेंट्स कर रहे हैं पर कोई उसका प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल का कोई डॉक्यूमेंट करने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन करने के बजाय
अब लास्ट टॉपिक जो है इस स्टैंडर्ड में देखेंगे वो है कि ऑडिटर के ऊपर क्या रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ द जो भी ये नॉन कंप्लायंसेस हुए हैं उसके रिगार्डिंग आइडेंटिफाइड सस्पेक्टेड जो नॉन कंप्लायंस है उसके रिगार्डिंग उसको क्या रिपोर्टिंग करनी है। उसको टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ऑडिटर रिपोर्ट में, यानी कि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करनी पड़ेगी और रेगुलेटरी एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को भी इसके रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है। टीसीडब्ल्यूजी को वो किन केसेस में रिपोर्ट करेगा, चलिए देखते हैं। जब ऑडिटर को जब जो ये टीसीडब्ल्यूजी है ये मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है तब ये उनको अलग से इन्फॉर्म करेगा। और ये जो भी मतलब जो भी नॉन कंप्लायंस हो रहा है वो इंटेंशनल है और बहुत मटेरियल इफेक्ट है उसका, तो उस केस में भी ऑडिटर है जो वो टीसीडब्ल्यूजी को वो इन्फॉर्म करेगा। देन जो टीसीडब्ल्यूजी है खुद ही ये सारे लोग ही जो ये बड़े लेवल पे बैठे हैं टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट यही इन्वॉल्व हो रहे हैं अगर इन नॉन कंप्लायंस का पार्ट है। तो ऑडिटर देखेगा कि हमारी जो ये एंटिटी है उसमें कोई नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है, हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी है जैसे कि ऑडिट कमेटी या सुपरवाइजरी बोर्ड, तो उनसे कम्युनिकेट कर लेगा, उनको रिपोर्ट कर देगा। अगर ये भी हमारी एंटिटी में एग्जिस्ट नहीं करते जहां जिसकी हम ऑडिट करने गए हैं, तो उस केस में ऑडिटर को क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, लीगल वो एडवाइस ले लेगा, ऑब्टेन करेगा लीगल एडवाइस। और when non communication will be not be acted upon, और जिस केस में वो लीगल एडवाइस दो केस में ले रहा है, एक तो जहां पे कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है और दूसरा कि कम्युनिकेशन विल नॉट बी एक्टेड, जो भी वो कम्युनिकेशन कर रहा है उसके ऊपर जो हमारी एंटिटी है जो उसके टीसीडब्ल्यूजी है उसके ऊपर अगर कोई वो एक्शन भी नहीं लेना ना, तो उस केस में भी हम लीगल एडवाइस ही ऑब्टेन करेंगे। देन वो जो इन रिपोर्टिंग करेगा वो करेगा इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें क्या करेगा, अगर उस चीज का मटेरियल इफेक्ट है एंड और मैनेजमेंट उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो देखेगा कि मुझे क्वालिफाइड ओपिनियन देना है या एडवर्स ओपिनियन देना है। सिंपली वो देखेगा कि नॉन कंप्लायंस का इफेक्ट मटेरियल है या कैसे है। देन वो देखेगा कि जब उसे प्रिक्लूडेड किया गया मैनेजमेंट द्वारा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने से, यानी उसे मना किया गया ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने से, तो ऑडिटर को वो देखना पड़ेगा कि अब यानी कि वो तो अब अपने प्रोसीजर्स वगैरह या इंफॉर्मेशन गैदर करने में अनेबल रहा ना, ये सब गैदर करने में, तो अब वो सिर्फ ये देखेगा प्रोसीजर कि उसे ओपिनियन क्या देना है, क्वालिफाइड ओपिनियन देना है या डिस्क्लेम करना है ओपिनियन एज पर द परवेजिवनेस। फिर लास्ट में वो देखेगा कि अगर मैनेजमेंट ने कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं लगाई बल्कि सर्कमस्टांसेस ने ऐसी लिमिटेशंस लगाई है जिसकी वजह से ऑडिटर अनेबल टू डिटरमाइन कि नॉन कंप्लायंस हुआ है या नहीं, तो उस केस में ऑडिटर देखेगा कि इस चीज को मैं अपने ऑडिट ओपिनियन में कैसे रिफ्लेक्ट करूं, इसका इफेक्ट कैसे अपने ओपिनियन में मैं बताऊं। लास्टली हम देखते हैं कहीं केसेस में रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हमें रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को रिपोर्टिंग करनी पड़े, जैसे डिटरमाइन करेगा कि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या नहीं, लीगल मतलब लॉज एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग अगर बनती है उसकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी थर्ड पार्टी को यानी आउटसाइड द एंटिटी वाले लोगों को इन्फॉर्म करने में। तो यहाँ पे हमारा ऐसे 250 खत्म होता है। इसमें हमने सबसे पहले देखा था कि एंटिटी को कि सब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कंप्लाई करना है लीगल लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ, उनका कंप्लायंस जरूरी है, तो उसके लिए वो क्या क्या प्रोसीजर लगाएगा। फिर हमने ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी कि वो कैसे चेक करेगा कि कंप्लायंस हो रहा है या नहीं। फिर ऑडिटर की क्या क्या कंसिडरेशन है रिगार्डिंग द कंप्लायंस ऑफ द लॉज एंड रेगुलेशंस। देन कहीं अगर उसे आइडेंटिफाई होते हैं कुछ ऐसे नॉन कंप्लायंस या सस्पेक्शन होती है, सस्पिशन होती है उसको रिगार्डिंग नॉन कंप्लायंस, तो ऑडिटर क्या प्रोसीजर्स लगाएगा उसके रिगार्डिंग। देन ऑडिटर की क्या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको जो नॉन कंप्लायंस किन किन लोगों को रिपोर्ट करना है। एंड एट लास्ट हमने देखा कि इंडिकेटर्स ऑफ वेरीफाइंग कंप्लायंस क्या है। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। तो इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू।